क्रियाओं से अपने ज्ञान संज्ञान को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस। उसको भूख लग रही तो रोया ना, तो उसको पता था भी रोऊंगा जब भी मेरी माँ आएगी, अदरवाइज तो व्हाट्सएप पे लगी रहेगी, उसको पता ही नहीं। तो डेफिनेटली उसने भूख लगने का हिंट रो के बताया, तो इसका मतलब वो क्या था बेटा, एन एक्टिव मोड। 1 साल का बच्चा, उसके बाद हमने क्या कहा था, यस सेकंड क्या था बेटा, आइकॉनिक। 2-3 साल का बच्चा, कहीं ना कहीं बच्चे को हम कहते हैं तेरा दादा कैसे खांसता है, तो बच्चे के अंदर वो इमेज बनी हुई है, आइकॉनिक देख रहा था, तो उसको पता है कि भी कैसे क्रिया हुई और उस क्रिया को उसने एक्सप्रेस करके बताया। उसको ये पूछा ना बच्चे से हमने, दादा कैसे खांसता है, तो बच्चे ने वही एक्टिंग की ना, तो वो क्या था, आइकॉनिक। जैसा उसने देखा था वैसा ही उसने एक्सप्रेस किया, तो वो क्या हो गया बेटा, आइकॉनिक। क्लियर है सबको। उसके बाद हम बात करते हैं सिंबॉलिक। 4 से 7 साल का जो बच्चा रहेगा वो लैंग्वेज भी ले जाएगा, है ना, आने लगी, हर सिंबल संकेतों को भी समझेगा, कि भी पता है उसको कि भी 5-6 साल 7 साल के बच्चों को हम संकेत समझा देते हैं, तो वो क्या होगा, सिंबॉलिक। क्लियर है सबको। उसको पता है भाई स्कूल में अगर बच्चा जाने लगा 6-7 साल का, अब बेल होगी तो घर जाना है, तो उसने उसको ले लिया ना, उसी तरह के संकेत भी बता रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, सिंबॉलिक। क्लियर है। आपको अब क्या ध्यान रखना है, ब्रूनर की कितनी स्टेज थी, 3, जीन प्याजे की कितनी थी, 4। ब्रूनर कहाँ तक रह गया, बाल्यावस्था, और जीन प्याजे कहाँ पहुंच गया, किशोरावस्था। डिफरेंस एक ही था, एक्सप्रेसिव, वो नॉलेज को प्रोसेस में ले गया, ये नॉलेज को एक्सप्रेशन में ले गया। हो गया क्लियर, ओके भाई। अब हमारा ये जीन प्याजे भाई साहब का एरिया, कोग्निटिव डेवलपमेंट का एरिया कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, जो मैंने कहा था मोरल डेवलपमेंट, याद होगा आपको, मोरल क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट, हाँ, और नैतिक, मोरल किस वर्ड से बना है, मोरोस, जिसका मतलब क्या है, रीति रिवाज। अगर हम क्लास को थोड़ा सा सही लेके जाएं, भाई रीति रिवाज डेफिनेटली बचपन में पैदा होते ही थोड़ी पता है उसको रीति रिवाज, उसको ये थोड़ी पता है ये हमारा दादा खेड़ा और ये शिव शंकर भगवान, उसको तो हमने जो सिखाया वही सीख लिया कि भाई ये दादा खेड़ा है और ये शंकर है और ये माता रानी। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मोरल डेवलपमेंट है ना मैम, मोरल डेवलपमेंट वो बच्चे में बाय बर्थ नहीं होती, बिल्कुल ये समझना आपको कि भाई नैतिक विकास जन्म के बाद होता है, नो नहीं भाई, जैसे फिजिकली तो माँ के गर्भ में भी था, मेंटल भी वहीं से शुरू हो गया था, लेकिन ये वाला जो पंगा है, ये जन्म के समय बच्चा ना तो क्या होता नैतिक और ना ही क्या होता अनैतिक। साइकोलॉजी कहती है, आपके वेद पुराण वेद क्या कहते हैं मैं नहीं बताऊंगी, बट साइकोलॉजी में ये जो कहते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। क्लियर हो गया, मोरल डेवलपमेंट। फिर हम इसमें सभी को याद होगा, इसमें किसका नाम लेते हैं, लोरेंस कोलबर्ग, और इस लोरेंस कोलबर्ग ने किसकी थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट की। ये भी पता है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को इसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और वो कौन से कैरेक्टर पर, हिंज नामक। आप प्लीज पेपर में ध्यान रखना, पेपर में अब जरूरी नहीं थ्योरी आए, पेपर में तो करेक्टर भी आएगा भाई, कि भी हिंज नामक व्यक्ति पर जो एक्सपेरिमेंट किया या जो बताई गई स्टोरी वो किसने बताई थी, कोलबर्ग। ध्यान होगा कि भाई वो बच्चों को स्टोरी सुनाता है कि भाई एक हिंज नामक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बीमार हो जाती है, उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत होती है, फिर भाई वो पूछ रहा है बच्चों से, वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, दवाई की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बच्चों से पूछ रहा, हाँ बताओ भाई क्या उसको चोरी करनी चाहिए। फिर एक से पूछ रहा है कि भाई तुम बताओ भाई, कोई कह रहा है कि जी हाँ चोरी कर लेनी चाहिए उसको, एक कह रहा नो चोरी करेंगे तो उसको सजा मिलेगी, करे ना भाई चोरी करना है तो गलत बात है, पाप है। तो डेफिनेटली बच्चों ने क्या किया, जैसी जैसी उनका लेवल था ना वैसे वैसे उन्होंने उस बात का क्या दिया, जवाब। अब हमारे लिए जो कंप्लीट टॉपिक बना कि भाई हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने मोरालिटी के लेवल बताए थे। आगे मेरी बात समझ, मोरालिटी के जो लेवल थे अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग वो कितने थे, 3। यहाँ पे मैंने कहा एक का नाम था भाई प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, दूसरे का नाम बेटा कन्वेंशनल, और तीसरे का भाई पोस्ट कन्वेंशनल। अब जो हमारे हिंदी मीडियम के बड़े खतरनाक है स्टेट वाले भी, रूढ़िगत, उसके आगे पूर्व रूढ़िगत,
पूर्व परंपरागत, बहुत ही खतरनाक नाम मिलेंगे, बट आपको ध्यान है प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब यहाँ पे लेवल समझ आ रहा है, कुछ पहले पढ़ाया मैंने, मतलब बच्चा किस स्तर पर सोचेगा। अब यहाँ पे तो वही प्री कन्वेंशनल, परंपराओं से पहले, जैसा जैसा माँ बाप ने बताया वैसा वैसा बच्चे ने ले लिया। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में यहाँ पर बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यूज कर रहा है, समाज के नियमों को भी अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल में तो सही को सही और गलत को गलत की वो आलोचना भी करेगा। मतलब अपनी जो हाईएस्ट लेवल होता है ना बेटा इंटेलिजेंसी का, सूझबूझ का, वो कहाँ यूज करेगा? पोस्ट कन्वेंशनल। समझ आई? अगर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो तुम यहां से लोगे भाई, लेवल पूछे तो कितने हो गए? 3। अगर हम बात करें कि भी उसको हमें पता है कि भी कोलबर्ग ने स्टेजेस जो बताई थी मोरल डेवलपमेंट की, वो टोटल कितनी थी? 6। लेकिन भाई आधा ज्ञान खतरनाक, कई बार पेपर वाला क्या कर रहा है, लेवल दे के ऑप्शन में दे रहा है 2, 4 और 6। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर क्या डाल दिया? 70। अब 2 नहीं थे कहीं पे भी, 4 नहीं थे कहीं पर भी, लेकिन 6 पता थे कहीं, और 1 में था 1। इन चारों में से अब आप किसके आसपास जा रहे हो? 6। क्योंकि ये पेपर वाले को आधा ज्ञान है, हम तो साइकोलॉजी के मास्टर हैं, हमें तो पता है ये 6 तो स्टेज थी, लेकिन कोई नहीं, हमें तो एक राइट लेना है, तो फिर हम यहाँ किसको ले लेंगे? 6। ऐसे पेपर वाले ने स्टेज लिख के और ऑप्शन में डाल दिया 3, 2, 4, 5 और 1। फिर हम किसको लेंगे? 3 को। ठीक है, तो अब आप समझ गए क्वेश्चन कैसे भी टाइप हो, या आपको बेटा ऑप्शन में 3 वाला देखना है और या 6। अगर वो डिफरेंस दे रखा है तो बेटा लेवल 3 और स्टेजेस कितनी थी? 6। अब मैं वो एक बार नाम बताऊंगी। सबसे पहले लेवल में कितनी स्टेज हो जाएंगी? 2। अब स्टेज लेवल कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट। अब इसकी स्टेजेस कितनी हो जाएंगी बेटा? 2। कैसे? सबसे पहले बेटा यही काम करना है आपको, आज्ञा। अगर आपने गलती की तो आपको थप्पड़ लगेगा, दंड। सबसे पहले तो हमें यहीं से मोरालिटी पता चली थी। अगर पहले दिन बच्चा चोरी करके ले आया, अगर हाँ माँ कहती बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, तो उसके लिए तो चोरी करना अच्छा हो गया। लेकिन पहले दिन दे थप्पड़, तो उसको पता लग गया भाई चोरी कर दे तो बहुत पिटेगा, तो उसके लिए बेटा चोरी करना क्या हो गया? गलत। लेकिन आया कहाँ से? आज्ञा व दंड से। फिर आपको पता है इसमें बच्चा एक अहम केंद्रित भी होता है, अहम है ना, ईगो सेंटर्ड। उसको पता है जो मेरे लिए बर्थडे पे गिफ्ट ला रहा वो बहुत अच्छा, जो गिफ्ट नहीं ला रहा वो सारे बुरे। पहले इन्हों देख लेगा किसके हाथ में वो बैग है, पॉलिथीन है, जो भी गिफ्ट का, तो डेफिनेटली बच्चा क्या होता है? अहम। उसके बाद भाई लेवल शुरू कौन सा हो गया यहाँ पे? दूसरा। उसकी अगली स्टेजेस कितनी थी बेटा? 3 और 4। ये पहली 2 तो इसमें चली गई ना, अब 3 और 4। हम ना यहाँ पे बच्चे की प्रेज करते हैं भाई, प्रशंसा। स्कूल में जाता है वेरी गुड, गुड बॉय, गुड गर्ल, बहुत अच्छा लड़का है। अब उसको समझ आने लगी ना भाई मेरे को अच्छा बता रहे हैं, है ना। देखा होगा बच्चे ने एक पेंसिल उठा के ले आया कहीं से, मैम को दिखाई, मैडम कहती वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बॉय, जो भी। उसको बस एक ही बात पता चल गई कि भाई अगर क्लैपिंग करानी है तो कोई ना कोई चीज़ ढूंढ के लानी पड़ेगी, है ना। उसका ध्यान पढ़ने में नहीं होगा, उसका ध्यान होगा उस प्रेज के लिए। मैम मुझे पेंसिल मिली, मैम मुझे मार्कर। एक आधी बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाएगा, पता ही नहीं थी भी कि नहीं, क्योंकि उसको एक ही तो मतलब है कि उसको क्लास में अपनी क्या करानी है? प्रेज। अब इसका लेवल बता दो। सेकंड। बेटा ये क्वेश्चन उल्टा भी आएगा, स्टेटमेंट तो प्रेज की डालेगा लेकिन वो लेवल पूछेगा, तो यहाँ कौन सा लेवल हो गया? सेकंड। उसके बाद भाई आप सबको पता होगा एक इसकी 4th में क्या होती है? सामाजिक सम्मान। अच्छा प्लीज बेटा ये ध्यान रखना, सोशल रिस्पेक्ट की बजाय वो कुछ और भी पूछ लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट है। बस आपको मैंने कहा गायत्री मंत्र, आपको मैंने कहा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, तो उन बच्चे को पता होता है कन्वेंशनल में कि भी राष्ट्रीय गान बोला जाएगा तो सबको खड़ा होना, उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता। बच्चे भागे भागे आ रहे हैं, इतना बड़ा भारी बैग लेके स्कूल में, वहां पे दूर से आवाज आ गई राष्ट्रीय गान बोला जा रहा, छोटा सा बच्चा भी है ना वहीं खड़ा हो गया। पता है भाई ये तो बहुत जरूरी है, सारे बच्चे खड़े होते हैं सीधे और मुझे खड़ा होना है, कहीं जाना नहीं, आगे ना बोलना। बात आ रही है मेरी समझ? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे उसे जो रूल रेगुलेशन दिए थे ना सोसाइटी ने, उसने उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। समझौता नहीं कर रहा, अभी तो वो उनको अपना रहा है, आने दो आने दो आने दो। तो यहाँ पे क्या होगा? सम्मान।
क्लियर। फिर भाई 5th स्टेज में क्या करेगा वो 5th स्टेज में जाकर अब भाई बतेरा सम्मान हो गया, कुछ चीजें तो मुझे पसंद भी नहीं लेकिन फिर भी मुझे वो लेनी पड़ेंगी, तो ये स्टेज कौन सी, 5वीं, लेवल कौन सा, तीसरा, कि भाई इस तीसरे लेवल पर तो अब तो भाई उसको मजबूरी का भी पता है, कोई नहीं भाई अडोलसेंस में लड़कियों को ये नहीं ड्रेस डालनी, वो नहीं, कहेंगे क्यों नहीं डालनी, मम्मी ने कहा है ना अब तू बड़ी होगी, सारे यहाँ पे ये नहीं पहनते, तुझे भी नहीं डालनी, तो लड़की ना कहीं कहती कोई बात नहीं, हालांकि उसको खुद नहीं पसंद ये चीज़ें कि मैं पहले से अब चेंज हूँ, डेफिनेटली वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अपने आप के साथ एडजस्टमेंट कर रही है, तो वो क्या होगा बेटा, उसका समझौता, क्या है उसका वो समझौता, क्लियर। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, विवेक की अवस्था। लेवल बताओ बेटा, वेरी गुड, थर्ड लेवल, थर्ड स्टेज 6। जितना दिमाग को पेपर में एक्टिव रखोगे ना, नहीं तो ये घूम जाएंगे सारे, कहीं स्टेज दिखेगा कहीं लेवल, ठीक है ना, फिर तुम्हें फिर थिएटर भी दिखेगा, ठीक है, तो प्लीज यहाँ ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट है मैम, यहाँ पर आप कुछ ही लोग वहां पहुंच जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे, सारे तो यहीं रह लेते हैं, है ना भाई। अब गले में इतना सारा ये पड़ा, कोई नहीं जी, सारे निकला रहे, मैंने की जरूरत है, मैं भी पढ़ाने लग रही, है ना, एक आधा ही सिर पिरा भाई, आज तो ये गली का ये कीचड़ सारा साफ करा के रखूंगा, कुछ की होते हैं ऐसे पंगे लेने वाले। तो इसका मतलब जो बिल्कुल आलोचनात्मक ढंग से, वो किस में चले गए, विवेक। मैं वो एग्जाम्पल देती हूँ, सती प्रथा, अगर राजा राम मोहन राय औरों की तरह समझौता कर लेता तो आज तक फिर सारी एवं ही चली जाती, है ना, कुछ तो वैसे लिंग अनुपात इतना वो कुछ सती हो जाती तो बैठे रहते, मतलब इंडिया भी वेटिकन बन जाता। लेकिन भाई यहाँ पे तो हमें पता है जब राजा राम मोहन राय ने उसका विरोध किया तब जाके तो वो बंद हुई वो प्रथा, क्यों, क्योंकि उसमें मोरालिटी का कौन सा लेवल था, तीसरा, स्टेज कौन सी थी, छठी। क्लियर है सबको। प्लीज अब पेपर में एग्जाम्पल से उसको कंपैरिजन करना, सिमिलैरिटी देखना, डिफरेंस देखना, देन राइट ऑप्शन पे पहुंचना। 2.5 घंटे बहुत है पेपर के लिए, सोचने के लिए साइकोलॉजी में आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट या आधी मिनट देनी पड़ेगी। ये नहीं कि भी मैंने तो बी भरना है, ऐसा कुछ नहीं, वो इंग्लिश ग्रामर थोड़ी है मतलब भाई, है ना भाई, बी का ऑप्शन डी का, यहाँ तो प्लीज आप समझो, टीचर बनने जा रहे हो, टीचर की लैंग्वेज नहीं आती, फिर साइकोलॉजी का फायदा क्या हुआ। हो गया क्लियर, आगे चल लेते हैं। फिर भाई इस मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग का नाम पता हो गया सभी को, यस। अगला बात, आधा ज्ञान खतरनाक, इसमें एक फिजुल्ला और आएगा, ये बहुत पंगेबाज है, जीन प्याजे। जीन प्याजे कोलबर्ग के पास चाय पीने आया था। जब ये कोलबर्ग इतनी ज्ञान की बातें बता रहा था जो मैंने आपको बताई, तो जीन प्याजे कहता है कि भाई मेरे पास तो इंटेलिजेंसी का एरिया है, मैं उसी को मोरालिटी से जोड़ दूंगा। जैसे हम जिस एक्सपर्ट होते हैं हम उसी में हर चीज़ जोड़ देते हैं। अगर मेरे से कोई आज भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे तो मैं डेफिनेशन साइको वालों की देती हूँ, मतलब क्वेश्चन तो हिस्ट्री के और उसमें डेफिनेशन किसकी जोड़ रही हूँ, साइको। तो मोरालिटी में जीन प्याजे ने भी यही पंगे की, इसने भी मोरल डेवलपमेंट पर काम किया था। जो पिछले पेपर में क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास पर सिद्धांत दिए, ऐसे पूछ रखा था। ऑप्शन में था कोलबर्ग, जीन प्याजे, केवल कोलबर्ग या उपरोक्त दोनों। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा, दोनों। बस इतना याद रखो, मोरल में भी इसका नाम आएगा, लेकिन कैसे। इसने ये कहा कि भाई मोरालिटी को हम 2 तरह से, एक बेटा हेट्रोनोमस और एक बेटे ऑटोनोमस, ठीक है। बस इसने मोरालिटी को 2 ही लेवल में डिफाइन किया, हेट्रो हेरिडिटी याद आएगा ना, ऑटो अपने आप, एक नैतिकता जो माँ बाप से लेके आए, हेट्रोनोमस जैसा हमें बताया गया वो माँ बाप से हमने एज इट इज उसको लिया, वो क्या था बच्चे, हेट्रो। और भाई अब तो आप बड़े हो गए, समझ आ गई, 10 साल से ऊपर है बच्चा, समझ रहा है क्या सही और क्या गलत, तो वो किस में चला गया, ऑटो। आ रहा है समझ। तो कितने थे, सिर्फ 2, किसके अकॉर्डिंग, जीन प्याजे। अब जो याद रखना है वो क्या, मोरल डेवलपमेंट में किस किस का नाम आया, जीन प्याजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस किस का नाम आया, जीन प्याजे और ब्रूनर। वेरी गुड। आज सोनिया मैम थैंक यू सो मच, है ना, इतना फीडबैक दे रहे हो, है ना, मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमें पता है कि भाई अगर हम बात करें साइको, इसके बिना नहीं मेरा गुजारा, उसके बाद मैंने एक जोड़ दिया सोशल, ठीक है, मनो
और यहाँ पे क्या हो गया, सामाजिक। और भाई थ्योरी से ही ले चल लेते हैं हम, इसको हम क्या जोड़ेंगे, सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बेटा मैं यहाँ पे जोड़ दूं साइको, उसके साथ सेक्सुअल थ्योरी। हिंदी में हम बोलेंगे मनो लैंगिक सिद्धांत। ये दोनों एक साथ बताऊंगी भाई, क्योंकि हमारे पेपर वाले बहुत पंगे ले रहे हैं हमारे साथ कि भाई साइको सोशल थ्योरी और साइको सेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, पहले तो नाम पता चल गया। अब इनके बंदों का नाम, इसमें नाम आएगा बेटा एरिक्सन, और इसमें नाम आएगा सिगमंड फ्रायड। फ्रायड को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फिजुल्ला। इससे बड़ा फिजुल्ला थोड़ी था कोई, अजीब अजीब सी बातें करता है भाई, पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी बातें। 1 साल का बच्चा भी अपने आप को सेटिस्फाई करता है माँ का दूध पीता हुआ, मतलब बड़ी ही बेतुकी, जो हम नहीं एक्सेप्ट करते इस कॉमन सोसाइटी में। तभी सिगमंड फ्रायड, समझ रहे हो। चलो हम आगे बात कर लेते हैं। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया, मनो और सामाजिक, और ये क्या है, मनो और लैंगिक। अब डिफरेंस समझ लो। ये तो क्या कहता है कि भाई जो आपकी मनोदशा है ना, वो सोसाइटी के इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। सोसाइटी में बहुत भाई, अगर हमें सोसाइटी से एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, फैमिली से, सोसाइटी का मतलब सिर्फ बाहर के नहीं, फैमिली भी तो होती है, समझ गए, तो डेफिनेटली आपकी एक मेंटल लेवल हेल्थी रहेगा। ठीक है, ना घर वाले समझ दे कुछ, ना बाहर के पूछ दे, ना पड़ोसी, ना अड़ोसी, ना रिश्तेदार हैं, तो समझ लो भाई मेरी तो जिंदगी बेकार। मतलब इंसान सोच लेता है कि भाई कुछ भी नहीं मेरे पास तो मेरी जिंदगी बेकार, तो डेफिनेटली उसकी मेंटल लेवल क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे किसके चक्कर में हुआ सारा, सोसाइटी के चक्कर में हुआ ना। अब भाई मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी पड़ोसी देखेंगे इससे फर्क पड़ता है ना। भाई गाड़ी तो कोई बड़ी बात ही नहीं, फिर मेरे पास गाड़ी तो है लेकिन पड़ोस वालों की गाड़ी मेरे से बड़ी है, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आई बात समझ। इसका मतलब सारा पंगा कहाँ का है, आपकी मेंटेलिटी का, और किसके साथ है, सोसाइटी के साथ। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, मनो सामाजिक। अब मेंटेलिटी दो तरह से आई, मुझे बहुत गुस्सा आया भाई पड़ोसी मेरे तो बड़ी कार ले आए, समझे, तो नेगेटिविटी। ठीक है भाई ले आए, एक आधी बार तो काम में आओगी, पड़ोस में है, कम ही लोग ऐसा सोचते हैं, एक्चुअल में तो जड़ेवा बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत। अब हम इसकी पूरी बात करते हैं। इस बंदे ने ना पूरा क्या लिखूं मैं आगे बताओ, वेरी गुड। अगर पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन आए ना बेटा, लाइफ स्पेस नहीं लाइफ स्पैन, ये किसने यूज किया, एरिक्सन। लाइफ स्पेस तो किसने यूज किया था, कर्ट लेविन ने। आधा ज्ञान खतरनाक है, तो इसका मतलब ये समझ आ गई कैसे, क्योंकि इसने ये कहा कि भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सोसाइटी के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा ना, मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि भी पहली बार जब हम जन्म लेता है बच्चा, तो उसके अंदर विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी स्टेज है ये, पहली, विश्वास बनाम अविश्वास। अब आपको मैंने बताया ना पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। हिंदी में कहीं भी वैसे ना समझ आए तो बेटा अपोजिट कर देना कि भी डेफिनेटली इसकी अपोजिट होगी ये नाम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने कितनी बताया था एज, 1 साल। 1 साल के बच्चे में जो फर्स्ट भी माँ बहुत केयर कर रही है, सारा दिन गोदी में रखती है, तो माँ के प्रति क्या है, विश्वास। किसी दूसरे नाते गोदी में ले लिया, रोना शुरू कर दिया छोरे ने या छोरी ने, भैया तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, जो भी होगा बच्चे के मन में, तो वो क्या होगा, अविश्वास। अब आपकी गुड़िया सारा दिन रहती है ना आपके पास, है ना, दैट इज विश्वास, है ना। और चली जाए अगर पड़ोसियों के घर, तो रो रो के वापस बुला लेते हो, ये क्या होगा, अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास, कौन सी स्टेज होगी, पहली। अब सेकंड बताओ, फटाफट देखो बेटा, बोल दे जाओ। हाँ, नाम बोलो हिंदी में। हाँ, जो हम बोलते हैं इसको स्वतंत्रता, बड़ाई खतरनाक बनाम, फिर क्या होगा, सेम या लज्जाशीलता। इंग्लिश में बेटा याद रखना, है ना, ये हिंदी वाले डबोते हैं बड़ी खतरनाक, लज्जाशीलता। बता भाई 2-3 साल के बालक में कौन सी लज्जा आ गई, मतलब कॉमन सेंस रखें। लेकिन यहाँ पे सेम, इसका मतलब कि भाई इसकी एज मैंने कितनी बोल रही हूँ बेटा, 2-3 साल। यहाँ पे बच्चे को अगर हम कहें कि भाई कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्या नाम है एक्चुअल इसका,
हाँ, इनिशिएटिव। मतलब हम ना बच्चे 2-3 साल के बच्चे को कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके माँ बाप एक अच्छी केयर कर रहे, उनको पता है बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी, बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी। सिर्फ पेरेंटिंग में ये थोड़ी है कि भी उसको दूध पिला दिया, उसका डायपर चेंज कर दिया, उसको रोने नहीं दिया। नो, पेरेंटिंग में तो पता है बच्चे को सारा इंटरेक्शन देना, सारा एनवायरनमेंट देना। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे में क्या आएगी? स्वतंत्रता, इनिशिएट, पहल उस चीज को आएगी ना, इनिशिएट। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पता ही नहीं उसको क्या बोलना, कैसे बोलना, कुछ भी नहीं सीखेगा वो। बस उसको 2-3 साल के बच्चे को पता भूख लगी है तो खा पी लेगा, नहीं तो हम कहते कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है ये, देखो कैसे बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। अगर कुछ नहीं आया तो वो क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड स्टेज बताएं, बोलो भाई। पहल, शक्ति बनाम दोषिता, कुछ ऐसा नाम है ना बेटा, वो मैम परिश्रम बनामहीनता होगा फोर्थ में। ठीक है, ब्लेम आएगा ना यहाँ तो। ठीक है, यस। यहाँ पर हम बात करें तो 4 साल, याद होगा कि भाई इसमें बच्चा क्या लेता है कहीं ना कहीं कि भाई पहल, शक्ति बनाम दोषिता। अब एज एरिया भी पता होगा आपको कि भाई 4 से 6 साल का बच्चा कहीं ना कहीं इस एरिया में चला जाता है। वहाँ पे वही, उसमें भी अगर हम बात करें तो हर चीज़ को भाई वो मैं करूँगा मैं, और आपने उसको रोक दिया तो वो काम करेगा नहीं। बच्चों को हम कहते हैं जितने खिलौने ले रहा है तो उसको दे दो, जो उनके साथ वो छेड़खानी कर रहा है, जो भी वो अपने कॉग्निटिव लेवल को, सोशल लेवल को बढ़ा रहा है तो बढ़ाने दो। छोटे बच्चे को हम मेंटालिटी डाल देते हैं ये सिर्फ आपका टॉय है, बच्चे के दिमाग में भी आ गया ये सिर्फ मेरा टॉय है, तो वो बड़ा होके फिर ये सिर्फ मेरा घर है, ये सिर्फ मेरी परिवार है, तो इसका मतलब उसके अंदर वो चीज़ आएगी ना। लेकिन अगर हमने एक उसको सोशल इंटरेक्शन दिया है तो उसको हर किसी के प्रति क्या आएगी? पहल, है ना। अगर उसने इंडिविजुअली रहा है तो क्या आएगी? दोषिता। नेक्स्ट बताओ, परिश्रम बनाम हीनता। एज बताओ 6 से 12। एक बड़ा नाम बताओ इसका, बड़ा नाम बाल्यावस्था। पेपर में तो ये पूछ लेता है ना वो कि भाई बाल्यावस्था का एक्चुअल ये बता रहा है वो, हम पेपर में इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि भी चाइल्डहुड में अगर बच्चों को सही तरीके से मोटिवेट किया जाता है तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती। डेफिनेटली देखा होगा स्कूल में मैम ने बच्चे को स्टार दिया कॉपी में, अगले दिन बच्चा बहुत अच्छा काम करके लाएगा। मैम ने कहा तू निकम्मा है, तुझे कुछ नहीं आता, तो बच्चा स्कूल से ही पीछे भागने लग जाएगा। कुछ हो जाए, मुझे उस मैडम की क्लास में नहीं जाना, तो डेफिनेटली वहाँ धीरे धीरे उसमें क्या आ रही है? हीनता। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव मिला वहाँ से, फैमिली से भी, सोसाइटी से, स्कूल से, तो बच्चे में कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है? हार्ड वर्क। हो गया क्लियर? उसके बाद भाई 5वीं स्टेज का नाम बताएंगे। 5वीं, यस, 5वीं का ये इरेज कर दूं, चारों समझ आ गए होंगे भाई। अब हम 5वीं स्टेज का नाम, बस वैसे इरेज नहीं करने क्योंकि हम मैच करेंगे। 5वीं स्टेज का नाम है अहम, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है, भूमिका संभ्रांति, रोल कंफ्यूजन, ऐसा कुछ नाम है इंग्लिश में। और एज बताओ 13 से 20 साल। बड़ा नाम बताओ किशोरावस्था। देखो बेटा ये पेपर में ऐसे भी तो आ सकता है ना कि भी किशोरावस्था को अरे करिक्सन ने किसका नाम दिया। अब हमें पता है आइडेंटिटी, है ना भी, आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भी किशोर अवस्था में बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी पहचान करनी होती है। मुझे आगे क्या करना है, क्या बनना है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, समझ आई। तो जो आइडेंटिटी लेगा ना बच्चा अपने आप के बारे में, तो वो किस में आ गई? किशोर अवस्था। अब ना पहले कुछ मिला उसको, चाइल्डहुड में भी किसी ने नहीं संभाला, इन्फेंसी में भी नहीं संभाला, तो डेफिनेटली किशोर अवस्था में तो बीड़ी पिंदा फिरेगा बालक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा किस में चला गया? भूमिका संभ्रांति, है ना। जो बाल भगोड़ा नहीं बनता बच्चा, वो इसकी वजह से बनता है बाल भगोड़ा। पहले तो बनेगा भगोड़ा, फिर वो बनेगा आवारा, और फिर कोई देर नहीं लगेगी उसको बाल अपराधी बनने में, समझ आई। पहले बच्चा स्कूल से भागा मैम भगोड़ा, स्कूल के भाग के उसने कहीं फिल्म देख ली, कहीं चोरी चारी कर दी, इधर उधर काम किए आवारा, और किसी दिन बहुत बड़ा पंगा कर दिया भाई, समझ आई, तो वो क्या हो गया? अपराधी। तो इसका मतलब ये किसके में आया नेगेटिविटी? भूमिका संभ्रांति। समझ आया सभी को? नेक्स्ट बताओ 6ठी स्टेज, घनिष्ठता। क्या है मैम? घनिष्ठता बनाम विलगन। अगर हम इसको एक्चुअल क्लासरूम के अकॉर्डिंग बताएं, घनिष्ठता 20 से लेकर कितनी बताएंगे एज? 30 साल। इस एज में अगर हम कहें हमारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी डेवलप होती है,
इंसान की मैरिज हो जाती है करियर के बारे में, तो डेफिनेटली पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, फ्रेंड्स से थोड़ा दूर हो जाएंगे और फैमिली के थोड़े नज़दीक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, घनिष्ठता। ठीक है, 20 से 30 साल, 30 साल के हो गए भाई, ना नौकरी लगी ना शादी हुई, समझ आई होप अंडरस्टैंड। जो गाँव में सीन देखते हैं भाई शादी नहीं हुई तो इतना दुखी कि पड़ोसियों का घर सगाई वाले नहीं पहुंचने चाहिए, आई बात समझ, क्यों, क्योंकि वहां पे उसमें क्या है, विलग, वो उसको बहुत जुड़े हुआ है, बहुत दुखी है वो, उसको छेड़ो ना बस तुम, क्योंकि उसके अंदर सारे भाव किसके आ चुके हैं, विलग। 30 साल तक पहुंच गया कि मैं नौकरी नहीं लगी, कि मैं शादी नहीं हुई, फिर अगर नुए धोखे खाना उन्होंने बेरा आगे भी कुछ नहीं जाना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, घनिष्ठता, और यहाँ पे क्या है, विलग। पॉजिटिव है तो बच्चे घनिष्ठता, इंटीमेसी, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो आइसोलेट, इसोलेशन। क्लियर है, आगे चले, 7वीं बताओ। वेरी गुड, जनात्मकता बनाम स्थिरता। यस, अब भाई 30 साल तक मेरी नौकरी भी लगी, ठीक है भाई, शादी भी होगी, सुथरा सा छोरा हो गया, छोरी जो भी है, अब तो मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, अब मुझे मेरे समाज के लिए कुछ न कुछ करना है, समाज के लिए नहीं, मुझे अपने नाम के लिए भी, मतलब डेफिनेटली बंदा प्रोग्रेसिव होगा, है ना। टीचर देखो, पहले तो टीचर नौकरी लगेंगे, फिर भाई मैं ना प्रॉपर्टी का काम शुरू कर रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम दुकान शुरू कर रहा हूँ, देखा होगा, क्यों, क्योंकि उनको पता है भाई शादी तो होगी, नौकरी लगते ही फिर भाई मतलब ठीक है, वेल सेटल्ड है, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन फिर भी वो टिकेगा नहीं, फिर भी उसको पार्ट टाइम कुछ और बिजनेस चाहिए। मुझे मत देखो, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, ओके भाई, डेफिनेटली। और क्या है ये, प्रोग्रेसिव। और भाई कोई बात नहीं, अब ना बेचारे की शादी हुई, उन्होंने सोचा भाई जो करूँ वही रह लूँ, वही ठीक है, कभी बड़ा भाई ने अर्पण में मैंने और बाहर फेंक दे, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या आएगी, स्टेबिलिटी। चेंजेज आ रहे हैं तो प्रोग्रेसिव, वहीं का वहीं रुक गया तो क्या है, स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया। लास्ट में वही नेक्स्ट, अहम संपूर्णता। क्या नाम है बेटा इसका, अहम संपूर्णता बनाम, बताओ, निराशा। क्या नाम है इसका, निराशा। यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी एज बताओ चलो, 30 से लेकर 65 साल तक, 65, है ना, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा इसमें, चाहे वो फिर MP बनी हो, चाहे MLA बनी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जियो, बतेरा टाइम है उसके पास है, लेकिन भैया अब टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि इंसान 65 के बाद ये सोच लेता है कि लेकर जाना है सारा कुछ यहीं रहेगा, मतलब रिटायरमेंट हो गया, उसको लग रहा है भाई मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, बच्चों के लिए अच्छा घर बना दिया अर्बन स्टेट में, और भी बहुत सारे काम किए, जो माता जी हैं मतलब जो दादाजी हैं और दादी जी, उनको न्यारा एटीट्यूड, हमने सारे काम पूरे करे, तो उनके अंदर एक तरह से क्या है, संपूर्णता। और भाई बुढ़ापा तक खुद भी दुखी, बालक भी दुखी, ना अपना कुछ करे ना बालका का, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगी, निराशा। 65 के बाद या तो इंसान अपने आप को कंप्लीट कि यस मैंने अपनी प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की, या फिर वो खुद ये सोचेगा भाई ना तो मेरे लिए कुछ कर पाया ना अपने बच्चों के लिए। इंग्लिश में वो याद होगा, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, है ना, कि वो एक सेल्समैन होता है और फिर उसका एक दोस्त काफ़ी रिच होता है, उसको लगता है कि भाई मेरे दोस्त की लाइफ, मेरे उसके बच्चों की लाइफ कितनी वेल सेटल्ड है, और वो शुरू से ही एक सेल्समैन होता है, मतलब शुरू से ही वो गलियों में वो कपड़े बेचता फिरा करता। अगर अपना वाली बात करें तो डेफिनेटली फिर उसने सोचा भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो कहता है कि मेरी लाइफ तो जा ही चुकी। वो 65 की एज में बच्चे अपना सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड के रीजन क्या होता है, वो अपना बहुत बड़ा इंश्योरेंस करा लेता है कि ये जो पैसा आएगा ना ये मेरे बच्चों को मिलेगा, और उससे मेरे बच्चों का तो कम से कम फ्यूचर अच्छा होगा। तो डेफिनेटली बंदा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में है, समझ आई, नेगेटिविटी में है, तभी तो उसने ये वो वाला डिसीजन लिया, तो वहां पे उसकी लाइफ में क्या आ चुकी थी, निराशा। समझ आया सभी को। अब एक लाइन में क्लियर कर दो, एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक। एरिक्सन की सोच, जो हमारी मानसिकता है वो समाज के प्रति सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो पहले बच्चे में क्या आएगा, विश्वास, याद करो ना, फिर उसमें क्या आएगी, स्वतंत्रता, फिर बच्चे में पहल शक्ति, फिर बच्चा परिश्रम, फिर बच्चा पहचान, फिर बच्चे में घनिष्ठता, और फिर बच्चे में जन्नात्मकता, और लास्ट में संपूर्णता। अपोजिट तो बेटा अपने आप याद कर लोगे, उसको बताने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया सबको। टॉपिक का नाम क्या था, मनोसामाजिक सिद्धांत। किसने दिया था, एरिक्सन। देखो बुढ़ापे तक चला गया ना, लाइफ टू डेथ। ओके, अब हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड को क्यों लिख रखा था मैंने इतनी देर से, क्योंकि इस सिगमंड फ्राइड ने जो बात कही थी वो सिद्धांत कौन सा था, मनो, और उसके साथ क्या जोड़ा था बेटा मैंने, लैंगिक।
साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अब पहले हम बात कर लेते हैं, इसने कितनी स्टेज बताई थी बेटा? 5। इसकी कुल कितनी थी? 8। ठीक है, अभी आगे समझाती हूँ। इसकी पहले 5 स्टेज के नाम बता देती हूँ। सबसे पहली स्टेज मुखावस्था, ओरल स्टेज समझाऊंगी अभी। सेकंड स्टेज गुदावस्था, एनल स्टेज। थर्ड बताओ? नहीं, लैंगिक प्रधान अवस्था। फोर्थ बताएं? वेरी गुड, सुप्तावस्था। और फिफ्थ बताएं? जनेंद्रिय प्रधान, जनेंद्रिय कुछ ऐसा बोलते हैं हम इसको, जनेंद्रिय। ठीक है, ओके भाई। टोटल कितनी होगी बेटा? 5। अब सुनो ध्यान से, बहुत देर से बोले जा रही हूं। जो पहले वाली इसकी 5 थी ना, जो मैं अभी बार बार नाम याद करा रही थी, वो इन 5 के बराबर है। इसकी एरिक्सन की 5 और किसके बराबर हैं? सिगमेंट की 5। अब मैं बेटा इनकी एज नहीं बताऊंगी, अपने आप बता दो। पहले से 1, दूसरी की 2-3 साल, तीसरी की 4, और फिर यहाँ पे 6 से 12 और 13 से 18 या 13 से 20। कॉमन सेंस होगी ना? अब हमें इसकी एज याद होगी। अब अगर पेपर में जैसे लास्ट ईयर उसने पूछा, आपको वो मैच कराएगा भाई, मान लो उसने कहा मुखावस्था किससे मैच होती है, तो मुखावस्था किससे मैच होगी? विश्वास बनाम अविश्वास। गुदावस्था किससे मैच होगी? बनाम लज्जाशीलता। और बच्चे लैंगिक प्रधान किससे मैच हुई? वेरी गुड। और मोस्ट इंपोर्टेंट सुप्तावस्था, परिश्रम बनाम हीनता। उससे भी इंपोर्टेंट जनेंद्रिय किससे मैच हुई? यस। अब आपको क्या याद रखना बेटे, ये बाल्यावस्था में क्या कह रहा है? सुप्ता। और वो बाल्यकाल को क्या कह रहा है? परिश्रम बनाम हीनता। ये किशोरावस्था को क्या कह रहा है? जनेंद्रिय। और वो क्या कह रहा है? अहम पहचान बना भूमिका सम्राट। समझ आया? तो अब हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हुआ एरिक्सन, और किसका नाम बताया मैंने? सिगमंड फ्रायड। ओके भाई। अब एक सिगमंड फ्रायड को दोबारा पेपर में आ भी जाता है, ये फिजुल्ला है, कहीं पे भी मिलेगा। तो बस 2 मिनट इस सिगमंड फ्रायड को पूरा करती हूँ। इस बंदे को आप जानते हो ना, सिगमंड। इस बंदे ने 2 बातें बताई। एक तो मैम इसने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक, और दूसरा इसका सिद्धांत हमने अभी डिस्कस किया, मनोलैंगिक। कभी भी पेपर में ये वर्ड आए ना बेटा, तो समझ लो कौन है? फिजुल्ला, मतलब सिगमंड फ्रायड। उसके बाद ये हमने एक्सप्लेन कर ली। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा है? वो मन के अकॉर्डिंग। वो मन का ही तो विश्लेषण करेगा ना इसमें। और मन में उसने संक्रिया कितनी बताई थी? मन की 3। वो कह रहा है आपके अंदर इड छुपा हुआ है, आपके अंदर से मैं ईगो बाहर निकालूंगा, और आप तो सुपर ईगो। संक्रिया ऑपरेशन है ना। वो कह रहा है कि भी उसने मन की अवस्था भी बताई थी, जो पहले मेरी क्लास में 2 बजे शुरू हुई थी, 3 बजे कितना ध्यान था। तुम्हें जवाइयाँ आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसका मतलब शुरुआत में क्या था? चेतन। फिर कहाँ पहुंच गए? अर्धचेतन। एक बार हमें घर तो जाने दो, बेहोश होंगे, जाते ही सोएंगे, तो वो क्या है? अचेतन। ठीक है, ये कंसेप्ट भी किसका था? सिगमंड फ्रायड का। यहाँ पे बच्चे बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इड मतलब जिद, यू आर सेल्फिश, सिर्फ आप अपने अपने सुख की सोचते हो, सुखवादी हो आप। छोटे बच्चे में ज्यादातर होता है, तो वो क्या है? इड। ईगो, राइट को राइट और रोंग को रोंग, मतलब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखते हो, तो वो क्या है? ईगो, यथार्थवादी, है ना बेटा। अब भाई सुपर ईगो, मतलब बच्चे जो इड और ईगो को जो बैलेंस करता है वो सुपर ईगो होता है। मोरालिटी, नैतिकता। भाई मुझे मतलब ये सपोज करो, जैसे मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ, भाई एक बच्चे को भूख लगी, फ्रूट्स की रेडी देखी उसने साथ में, उसको लगा भाई मैं जाके उठा के फटाफट बस खा जाऊं। वो क्या था उस समय? इड, ईगो। उसको लगा भाई कभी चोरी करूं मैं, फिर पिटूं। ईगो, गलत गलत और सही सही। फिर उससे सुपर ईगो, ना भाई मेरी माँ ने सिखाया था चोरी करना ही गलत बात है, तो वो क्या है बेटा? सुपर ईगो। हो गया सबको क्लियर? तो इसका मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो। इसकी नॉलेज समझ आई? वो स्टेटमेंट डालेगा, बता दोगे किसका कंसेप्ट है? बता दोगे? एक बेटा ये भी पता है, कॉन्शियस, फुली अवेयर, बिल्कुल अटेंटिव हो आप लोग,
है ना, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, तो अनसबकॉन्शियस। समझ ही नहीं आया, आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए, तो अनकॉन्शियस। दमन निकला बार, है ना। रिग्रेशन याद होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, वो भी बताऊंगी अभी। तो ये सारा पंगा किसका होता है, अनकॉन्शियस। और ये किसने बताया था, सिगमंड फ्रायड। इसकी नॉलेज पता चली। एक बेटा हमारे पेपर में सीटेट में आता है ज़्यादातर, सिगमंड फ्रायड का एक कंसेप्ट आता है, वही आपको पता है, ओडिपस। एक बेटा पेपर में आता है इलेक्ट्रा, और एक पेपर में आता है लिबिडो। बस इनकी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ओडिपस मदर सन रिलेशनशिप। ओडिपस मां है बेटा तो घना ही प्यारा, मतलब समझ आ गई। अपोजिट जेंडर मां फीमेल, बेटा मेल, तो ये क्या है, ओडिपस। बाप ने बेटी घनी प्यारी, तो ये क्या है, इलेक्ट्रा। और जो इंसान में